और डीएनए में अब हम जिस खबर का विश्लेषण करेंगे उसे देखकर आपको थोड़ी ईर्ष्या हो सकती है, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि यह खबर दिल पर हाथ रखकर देखिए। डीएनए में पिछले वर्ष 14 जनवरी को मैंने आपको ये जानकारी दी थी कि दुनिया में एक देश ऐसा भी है जिसने अपने नागरिकों को हर महीने बिना काम किए मुफ्त की सैलरी देने का फैसला किया है। और वर्ष 2017 की शुरुआत होते ही इस देश के लोगों की लॉटरी लग गई है। मैं यूरोप के देश फिनलैंड की बात कर रहा हूं, जहां की सरकार ने बेसिक इनकम एक्सपेरिमेंट स्कीम को लॉन्च कर दिया है। इस स्कीम के तहत 25 से 58 वर्ष की उम्र के 2000 बेरोजगार लोगों का चयन किया गया। इन सभी लोगों को अगले 2 वर्षों तक यानी 31 दिसंबर 2018 तक प्रति महीने 560 यूरो यानी करीब 40,000 रुपए की बेसिक मंथली इनकम दी जाएगी। इस स्कीम के लॉन्च होने के साथ ही फिनलैंड यूरोप का पहला ऐसा देश बन गया है जो अपने बेरोजगार नागरिकों को बेसिक मंथली इनकम दे रहा है बिना काम किए। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि इस स्कीम को लॉन्च करने का मकसद बेरोजगार लोगों को घर बैठे मुफ्त की सैलरी देना नहीं है। फिनलैंड की सरकार चाहती है कि बेरोजगार नागरिक सरकारी लाल फीताशाही से दूर रहें और इस तरह की स्कीम की मदद से वहां रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके। फिनलैंड की सरकार इस स्कीम की मदद से अपने नागरिकों को जॉब करने की आदत डलवाना चाहती है, क्योंकि फिनलैंड में बेरोजगारी दर 8.1% है, जिसकी वजह से 55 लाख की आबादी वाले फिनलैंड में 2,13,000 लोग बेरोजगार हैं। दरअसल फिनलैंड में छोटे मोटे काम करने से लोगों को नुकसान होता है, क्योंकि जो भत्ते सरकार देती है वो कम सैलरी पर काम करने वाले लोगों को नहीं मिल पाते। इसलिए ज्यादातर लोग कम तनख्वाह पर काम करने की बजाय काम न करना ही पसंद करते हैं और बेरोजगारी दर बढ़ जाती है। ऐसे में अगर भत्तों की जगह बेसिक सैलरी दे दी जाए तो लोगों को सरकार की योजनाओं का फायदा बेसिक सैलरी के रूप में मिलेगा और वो काम करने के लिए भी प्रेरित होंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि उन्हें घर बैठे कोई दूसरा भत्ता नहीं मिलेगा। फिनलैंड की सरकार का मानना है कि हर नागरिक को 560 यूरो यानी करीब 40,000 रुपए की बेसिक सैलरी देने से अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। साथ ही सरकार नागरिकों को बाकी भत्ते देने की बजाय सीधे 560 यूरो की सैलरी दे देगी, यानी भत्तों को बंद करके सरकार की तरफ से मुफ्त सैलरी की व्यवस्था की गई है ताकि अर्थव्यवस्था का पहिया तेजी से घूमे। फिनलैंड की सरकार को उम्मीद है कि लोगों में काम करने की इच्छा बढ़ने से वहां की सरकार को करीब 49.1 बिलियन यूरो यानी 3,58,000 करोड़ रुपए की कमाई राजस्व से हो जाएगी। वैसे आपको बता दें कि फिनलैंड में भारत के मुकाबले कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी जीने की कीमत 214% ज्यादा है और किराया 318% ज्यादा है वहां पर। 40,000 रुपए की सैलरी हर महीने मिलने के बाद भी फिनलैंड के लोग सिर्फ अपने घर का किराया और बिजली का बिल ही दे पाएंगे। आपको बता दूं कि फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में भारतीय समोसा और गुलाब जामुन बेहद मशहूर है और आपको फिनलैंड की महंगाई का अंदाजा इस बात से लग जाएगा कि हेलसिंकी में एक समोसे की कीमत करीब 3 यूरो यानी 213 रुपए और एक गुलाब जामुन की कीमत 5 यूरो यानी करीब 360 रुपए के आसपास है। फिनलैंड के आसमान पर बेरोजगारी के बादल छाए हुए हैं और इस खतरे को दूर करने के लिए वहां की सरकार ने लोगों की जेब भरकर उनसे काम करवाने का ये फॉर्मूला ढूंढा है। जहां लोग काम करेंगे तो सरकार के पास पैसा आएगा और सरकार जब पैसा देगी तो लोग काम करेंगे। इसमें दिलचस्प बात यह भी है कि इस लोकप्रिय कदम से वहां की सरकार को भत्तों से भी मुक्ति मिल जाएगी। हालांकि यूरोप के ही एक और देश स्विट्जरलैंड के लोगों ने पिछले वर्ष हर महीने करीब 1,73,000 रुपए मुफ्त में दिए जाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। स्विट्जरलैंड के लोगों ने वोटिंग के जरिए पूरी दुनिया में संदेश दिया था कि वो सिर्फ काम के बदले में ही पैसा लेना पसंद करते हैं। स्विट्जरलैंड में सभी नागरिकों को सरकार की तरफ से यूनिवर्सल बेसिक इनकम देने की एक योजना पर एक रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह करवाया गया था। जनमत संग्रह के दौरान करीब 77% लोगों ने इस योजना के विरोध में वोट किया था, जबकि योजना के पक्ष में सिर्फ 23% लोगों ने मतदान किया था। और अगर भारत की बात करें तो भारत चाहकर भी अपने नागरिकों को बेसिक इनकम के तौर पर इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकता, क्योंकि भारत की जनसंख्या इससे कहीं ज्यादा है। स्विट्जरलैंड जैसे देश की जनसंख्या सिर्फ 82 लाख है, जो कि हमारी दिल्ली की जनसंख्या से भी कम है। फिनलैंड की जनसंख्या सिर्फ 55 लाख है, जबकि भारत की जनसंख्या करीब 132 करोड़ है।
भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या भी इस वक्त करीब 36 करोड़ है। अगर इस जनसंख्या को एक अलग देश मान लिया जाए तो ये जनसंख्या के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा और वहां सिर्फ गरीब ही रहते होंगे, यानी ये सिर्फ गरीब लोगों का देश होगा। जैसा हमने आपको बताया, भारत में 36 करोड़ गरीब लोग रहते हैं और आप सोचिए इनका अगर अलग देश बन गया तो वो कितना बड़ा देश होगा। फिनलैंड और स्विट्जरलैंड जैसे देशों की सोच भारत जैसे देश में रहने वाले लोगों के लिए आश्चर्य का विषय इसलिए भी है क्योंकि यहाँ छोटे छोटे लालच देकर लोगों के वोट खरीद लिए जाते हैं। भारत में चुनावों के दौरान 1 किलो चावल, चीनी, थोड़ी सी शराब का लालच भी कई लोगों के ईमान पर भारी पड़ता है और वो अपना वोट उसी के नाम कर देते हैं जो उन्हें लालच देता है, कैश देता है या किसी और तरह की चीज देता है। भारत में लोग आरक्षण मांगने के लिए सड़कें जाम कर देते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। इतना ही नहीं, लोग बिना टिकट खरीदे ट्रेन और बस में यात्रा करना चाहते हैं। उन्हें हर चीज मुफ्त में चाहिए। हमारे देश में लोग बैंकों से लिए गए कर्ज को भी माफ करवाने के जुगाड़ में हमेशा लगे रहते हैं और सरकारें भी उनका वोट हासिल करने के लिए कई बार ऐसे लोन्स को माफ कर देती है। हमारे देश में मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी के लालच को आज भी लोगों को रिझाने का सबसे कारगर राजनीतिक हथियार माना जाता है। मुफ्त बिजली और पानी देने के चक्कर में न जाने लोगों ने कितनी नई सरकारें बनवा दी। यानी अगर भारत में लोगों को बेसिक इनकम दी जाए तो हो सकता है कि भारत में बहुत सारे लोग हमेशा के लिए काम करना छोड़ देंगे और यही लोग आगे चलकर एक बहुत बड़ा राजनीतिक वोट बैंक बन जाएंगे। जाहिर सी बात है, जब काम में दिलचस्पी न रखने वाले लोग अपना नेता चुनेंगे तो वो भी काम में दिलचस्पी नहीं दिखाएगा, बल्कि फ्रीबीज यानी प्रलोभन देकर बार बार सत्ता पाना चाहेगा और ये किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश में यही हो रहा है। जो भी पार्टी मुफ्त में चीजें बांटने का वादा करती है, जो भी पार्टी ये कहती है कि वो और ज्यादा लोगों को आरक्षण देगी, जो भी पार्टी ये कहती है कि वो मुफ्त में बिजली देगी, पानी देगी, कर्जे माफ करा देगी, वही पार्टी सत्ता में आ जाती है। आम लोगों को छोटी छोटी सुविधाएं देकर बड़े बड़े हित साधने वाली राजनीतिक पार्टियां अक्सर आरक्षण की मांग को भी अपने फायदे के लिए हमेशा से इस्तेमाल करती आई हैं। भारत में इस वक्त करीब 49.5% आरक्षण की व्यवस्था है, यानी सरकारी नौकरियों और हमारी शिक्षा व्यवस्था के एक बहुत बड़े हिस्से में आरक्षण एक अहम भूमिका निभाता है। आंकड़ों के मुताबिक भारत की 69.23% जनसंख्या आरक्षण के दायरे में आती है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, गरीब नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये तमाम लोग आरक्षण का फायदा उठाना नहीं भूलते। आपने अक्सर देखा होगा कि आरक्षण की मांग करने वाले लोग रेल की पटरियों पर धरना देने लगते हैं, रेल रोक देते हैं। ये प्रदर्शन जब उग्र हो जाते हैं तो सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया जाता है और वो संपत्ति इसी देश के लोगों की होती है, उसी इलाके के लोगों की होती है और नुकसान भी उन्हीं लोगों का होता है। भारत के संविधान में आरक्षण की व्यवस्था इसलिए की गई थी ताकि पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने के मौके दिए जा सके और उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाया जा सके। भारत के संविधान का निर्माण करने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी यही चाहते थे कि आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ शुरुआती 10 वर्षों के लिए हो, यानी भारत में आरक्षण की व्यवस्था को 1960 तक खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों ने इसे चुनाव में जीत हासिल करने का एक बड़ा हथियार बना लिया और वो हर चुनाव में इसी हथियार को धार देना नहीं भूलते हैं। यानी बेरोजगारी दूर करने के लिए, लोगों को काम के प्रति जागरूक करने के लिए बेसिक मंथली इनकम दिए जाने की बात हो या फिर बेसिक इनकम को ठुकराने वाली सोच हो, इन दोनों ही सोच को भारत तक पहुंचने में अभी काफी वक्त लग जाएगा, क्योंकि फिलहाल सरकारों का ध्यान लोगों को बड़े फायदे देने की बजाय छोटे छोटे प्रलोभन देकर वोट बटोरने का है और लोग भी मुफ्त का माल आते देखकर अपने घर के दरवाजे पूरी तरह खोल देते हैं। हालांकि इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत भविष्य में ऐसी योजनाओं को अर्थव्यवस्था का हिस्सा बना सकता है और हो सकता है कि ईमानदारी की लत भारत के लोगों को भी खुददार बना दे और एक दिन भारत के लोग सरकार से सहायता और सब्सिडी लेने की बजाय समाज में अपना योगदान देने की इच्छा जताएं। लेकिन इसके लिए भारत सरकार और उससे भी ज्यादा भारत के आम नागरिकों को बहुत लंबे समय तक
ईमानदारी से प्रयास करना होगा।